स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है ही, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी आती है पॉलिटिकल साइंस की, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, उसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत, 11वीं क्लास की है। तो उसको उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहला अध्याय हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है दूसरा अध्याय, यानी आज हम मित्रों डिटेल से डिस्कशन करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम जो है डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, यानी मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया। यानी क्या कह रहा है, बहुत से हमारे इतिहास के अंदर ऐसे उदाहरण रही हैं जब शक्तिशाली लोगों ने जो है जो समुदाय है, ठीक है, उनका शोषण किया था। जैसे हिटलर के द्वारा शोषण किया गया था, ठीक है, उन्हें गुलाम बनाया गया और अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बेशक जो है शक्तिशाली लोगों ने गरीब लोगों का जो है शोषण किया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो है हम ऐसे उदाहरण भी यहाँ देखते हैं। कौन से? कि जिन लोगों का शोषण किया गया, उन जो लोगों का शोषण किया गया ना, उन लोगों के द्वारा भी कुछ आंदोलन किए गए थे उनके शोषण के विरुद्ध, यानी शोषण के खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई। कौन कौन सी क्या करा है? यह स्वतंत्रता क्या है, इसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आशंका को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें और उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उन्हें संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। यानी क्या कह रहा है मित्रों कि जो स्वतंत्रता है ना, उस स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति जो है अपनी जान देने के लिए तैयार है, ठीक है। उसको जो है किसी भी कीमत पर जो है आज़ादी चाहिए। और क्या कहता है आगे कि अपने जीवन और नियति का नियंत्रण वो स्वयं करना चाहता है। यानी उसको स्वतंत्रता चाहिए, वो उसके जीवन से संबंधित या किसी भी निर्णय की अगर बात आए तो वो निर्णय स्वयं लेना चाहता है और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को भी वो आज़ादी पूर्वक जो है अपनी पूरी करना चाहता है। यानी उसको समानता के अवसर मिले, ठीक है। तो वो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। आगे कहता है, हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है कि जिनमें हम अपना विकास कर सकें। यानी क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या चाहते हैं, अपनी हित और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो जो है स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ कानून भी बनाने पड़ते हैं। यानी स्वतंत्रता अगर उनको मिल जाती है तो वो फिर मनमानी करने लगेंगे, ठीक है। तो वो मनमानी ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कानून भी हम बना करके रखते हैं कि उसके माध्यम से हम उन पर जो है कुछ सीमाएं लगा देते हैं, उन पे जो है हम कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं कि हाँ, आप अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो बेशक आपको स्वतंत्रता तो हम देंगे, लेकिन आप जो है कुछ लिमिट के अंदर ही रहेंगे। यानी लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ फिर उचित कार्रवाई भी करेंगे। यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियाँ प्रदान करती है कि हम अपना विकास कर सकेंगे। यानी हम जो है अपना विकास कर पाएंगे। यानी जो उन्होंने सीमाएं लगाई हमारे ऊपर, वो हमारी जो है असुरक्षा से मुक्त करती है, ठीक है। और हम उसके माध्यम से क्या कर पाएंगे, हम जो है अपना विकास भी कर पाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित हो रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर नजर डालेंगे। यानी क्या कह रहा है कि ऐसा कह रहा है कि जो स्वतंत्रता हम देंगे, ठीक है, और स्वतंत्रता के ऊपर जो हम सीमाएं लगाएंगे तो वो सीमाएं क्या होनी चाहिए और उन सीमाओं का हमारे समाज पर, ठीक है, हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और यह कहता है कि हम जो इस अध्याय में इसी पर नजर डालेंगे। क्या करा है, इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप जान जाएंगे व्यक्ति और समाज दोनों के स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे।
ठीक है। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है, क्या महत्व है, इन बातों को आज हम जो है समझ लेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे, यानी स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक आयाम क्या है, इसमें भी अंतर हम समझ लेंगे। यह भी हम समझ पाएंगे कि हानि का सिद्धांत क्या है, यानी हानि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान जाएंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। ठीक है। तो आगे हम चर्चा करें, क्या कर रहा है सुनिए। स्वतंत्रता के आदर्श की यहाँ बात की जाएगी। ठीक है, कि स्वतंत्रता का आदर्श का क्या मतलब है, क्या करा है। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। क्या विचार करना है सुनिए। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। यानी नेल्सन मंडेला थे कौन, 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति थे। ठीक है। और उन्होंने जो अपनी अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है। तो आत्मकथा का जब उन्होंने लिखा, उसका शीर्षक रखा क्या, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, यानी उन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो वही उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा का भी शीर्षक रखा। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो शोषण होता था लोगों पर, और उन पर भी बहुत शोषण हुआ, तो उस शोषण के खिलाफ जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। यानी उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर जो आत्मकथा थी उसके अंदर उन्होंने जो है इस बारे में चर्चा की, किसके बारे में, कि गोरे लोग जो है कैसे शोषण किया करते थे। ठीक है। और उन्होंने फिर कैसे आंदोलन किया, और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों जो थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे वो उन्होंने कैसे अपमान को झेला, पुलिस अत्याचार किस किस प्रकार से हुए। तो ये सभी बातें उन्होंने इस आत्मकथा में कही है। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि सरकार के द्वारा अलगाववादी नीतियां लाई गई थी, और उसमें क्या किया गया उन्होंने कि देश में मुक्त आवागमन पर भी रोक लगाई। इसके साथ ही विवाह करने पर भी, यानी विवाह करने में जो चयन की जो हमें अधिकार मिलता है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं, तो उस पर भी जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। किस पर, किसके द्वारा लगाया गया, सरकार के द्वारा। सामूहिक रूप में इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। यानी क्या कह रहा है कि जो सरकार ने जो शोषण किया लोगों पर, ठीक है, जो यातनाएं सरकार के द्वारा लोगों को दी गई, तो उस कौन कौन सी यातनाएं दी गई, कैसे उस समय शासन किया करते थे सरकार, और कौन कौन से जो है शोषण सरकार के द्वारा किया गया, तो ये सभी बातें उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसमें कही है। विशेष बात यह है, मंडेला का संघर्ष केवल काले और अन्य लोगों के लिए नहीं था, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी बेशक क्या करें कि बेशक काले लोगों पर ज़्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन जो हमने संघर्ष किया, किन्होंने, मंडेला ने जो संघर्ष किया वो केवल काले लोगों के लिए नहीं था, वो जो है श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी श्वेत लोगों के लिए भी वो संघर्ष उन्होंने किया था। आगे क्या कहते हैं, इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में अंधेरे में बिताए। यानी मित्रों 28 साल आप समझ सकते हैं, बहुत लंबी यात्रा होती है। 2 साल का वनवास हो गया मित्रों ये। ठीक है, 28 वर्ष उन्होंने जो है जेल में काटे थे। ठीक है, और कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, यानी जो उन्होंने, यानी कि जो उनकी युवा अवस्था थी, ठीक है, और वो युवा अवस्था में थे, और युवा अवस्था से आप समझिए युवा अवस्था में कोई व्यक्ति है और 28 साल अगर वो जेल में बिताता है तो वो उसकी कितनी उम्र हो जाएगी, मान सकते हैं आप। अगर मान लीजिए 20 साल भी है या अगर वो 25 साल भी है, तो लगभग और लगभग उसकी जो है आप उम्र निकाल सकते हैं 50 या 55 के लगभग उसकी उम्र हो जाएगी। यानी उसका तो युवा अवस्था तो पूरी चली गई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का मतलब क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। मित्रों क्या करें कि ये उन्होंने जो है नेल्सन मंडेला ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया था, जिसकी हम जो है किसी से तुलना नहीं कर सकते। यानी अतुलनीय है उनका योगदान, क्योंकि उन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया। अपने देश के जो लोग थे उन पर जो अत्याचार होता था, उन अत्याचारों की जो है समाप्ति के लिए उन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया था। ठीक है, आगे कहते हैं,
आपने आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। यानी क्या करें, उनको ये तक पता नहीं था मंडेला जी को कि मुझे जो है जेल में तो बंद कर दिया, लेकिन अब मुझे जेल से कब छुटकारा मिलेगा, तो ये भी उनको पता नहीं था। ठीक है, और उन्होंने अपने जो है व्यक्तिगत रूप में बहुत ही भारी कीमत जो है स्वतंत्रता के लिए चुकाई थी। तो इस प्रकार से मित्रों स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे जो है डिटेल से डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं सुनिए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। कौन सा मामला देखते हैं, कह रहा है आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यानी मित्रों आंग सान सू की जो थे उनके लिए जो है गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आंग सान सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद रखा गया था। यानी मित्रों म्यांमार के थे ये और इनको जो है नज़रबंद कर दिया गया था म्यांमार में। और मित्रों आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या केवल महान स्त्रियां और पुरुष ही स्वतंत्रता जैसे ऊंचे आदर्शों के लिए लड़ते हैं, इस सिद्धांत का मेरे लिए क्या मतलब है। यानी मित्रों ये लड़का बैठा है और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, चाहे स्त्रियां हों या महान पुरुष ही हों, तो क्या वही स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं या फिर कोई और जो गरीब व्यक्ति हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो, तो वे भी क्या स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। और मेरे लिए पूछ रहा है कि मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है। ठीक है, और क्या कह रहा है, सू की आगे चलें, कह रहा है कि सू की बच्चों से अलग है। ठीक है, ये सू की है और कह रहा है कि ये बच्चों से अलग है। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सूकी को उनसे मिलने को नहीं दिया। यानी मित्रों इनके पति जो है कैंसर से पीड़ित थे और मौत के कारण यानी वो कैंसर से जूझ रहे थे, और तब भी जो है उन्होंने यानी इनको पति से मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। यानी सैनिक क्या सोच रहे थे कि अगर मान लो ये पति से मिलने चली गई इंग्लैंड, तो फिर हम जो है इसको वापस म्यांमार में नहीं ला पाएंगे। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती है। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति है। वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। यानी मित्रों आंग सान सू की क्या करी है, ये कह रही है कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब है कि भय से मुक्ति, यानी फ्रीडम फॉर फियर। कह रही है ना कि मेरे लिए जो है वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। ठीक है, और भय से मुक्ति के बिना आप जो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। यानी मित्रों क्या करिए कि आप एक गरिमामय जीवन जिसमें आप जो है आपकी स्वतंत्रता हो, आपके पास जो है किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आज़ादी हो, तो बिना आप भय से मुक्त हुए जो आप स्वतंत्र रूप से और गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। ये कह रही है। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की क्या कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, समाज के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने और मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। यानी मित्रों वही बात ये कह रहे हैं, बार बार वही बात ये कह रहे हैं क्या कि अगर हम मानवीय और जीवन, ठीक है, गरिमापूर्ण मानवीय जीवन अगर हम जीना चाहते हैं ना, तो हमें भय से मुक्त होना होगा। ठीक है, और हमें जो है किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पे कह रही हैं। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो और भी क्रांतियाँ हुई, ठीक है, वो जो स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतियाँ हुई, तो वो सभी जो है राष्ट्रीय संघर्ष जो भी हुए, या फ्रांसीसी या ब्रिटिश में जो भी उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, तो ये सभी जो है आज़ादी के लिए ही हुआ था। आगे क्या कहते हैं, अब मित्रों हम विस्तार से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कह रहा है स्वतंत्रता का मतलब। यहाँ पे बताया जाएगा कि स्वतंत्रता का मतलब आखिर क्या होता है। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी मित्रों आप अगर कोई निर्णय लेना चाहें तो आप बेशक स्वतंत्र रूप से अगर निर्णय ले रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वतंत्र है, यानी आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। और अगर मान लीजिए आप पर कोई बाहरी प्रतिबंध है, यानी किसी के द्वारा आप पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है और आप जो है कोई निर्णय या कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं,
तो उस परिस्थिति में आप फिर स्वतंत्र नहीं है। कह रहा है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो तो वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके और स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, यानी केवल प्रतिबंध ही नहीं गिने जाते स्वतंत्रता में। ये कहना चाह रहा है कि ये तो केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, ठीक है। क्या करा है, उसके अंदर की जो संभावनाएं हैं उसको भी विकसित करना और अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति यानी अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब भी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वतंत्रता में हम अभिव्यक्ति को भी गिनते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं उसको भी हम जो है विकसित कर सकें तो वो सभी हम स्वतंत्रता में गिनते हैं, ठीक है। केवल हम बाहरी प्रतिबंधों को ही स्वतंत्रता में नहीं गिनते, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए, इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिससे लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके, यानी लोग अपनी रचनात्मकता भी और अपनी क्षमताओं का भी विकास अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उस देश में या उन व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है, यानी क्या कह रहा है कि प्रतिबंधों का अभाव हो और ऐसी स्थितियां जिसमें व्यक्ति अगर अपनी प्रतिभा का विकास कर पा रहा है, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जो है कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, और वो जो अपना टैलेंट है उसको निखार रहा है, उसका जो है डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसका मतलब उसको हमने स्वतंत्रता दी है, ठीक है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। यानी क्या कह रहा है, एक स्वतंत्र समाज वही होगा जहाँ पे जो है सभी लोगों को हमने जो है किसी भी प्रकार का हमने उन पर अवरोध नहीं लगाएंगे, ठीक है, और उनको जो है जो भी उनकी संभावनाएं हैं यानी वो जो भी चाहते हैं उनका वो विकास अगर कर रहे हैं इसका मतलब उसे समाज में लोगों को हमने स्वतंत्रता दी है, ठीक है। आगे हम बात करें, क्या करें, आओ कुछ और करके सीखें। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो, यानी जैसे नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया ना आज़ादी के लिए, उसी प्रकार से क्या आप भी अपने आसपास कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो। उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख भी लिखो और उस लेख में यह भी लिखो कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के लिए जो है खास पहलू यानी उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के लिए क्या खास संघर्ष किया था उसके बारे में भी आप बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कहता है कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है ना तो वो ऐसा नहीं सोच सकता कि हाँ मुझे पूर्ण रूप से आज़ादी मिली हुई है और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। यानी आपको अगर आज़ादी मिली है ना तो आप पर कुछ न कुछ तो प्रतिबंध होंगे, अन्यथा तो आप जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी काम कर पाएंगे, ठीक है, और आप जो स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके ऊपर कुछ जो है प्रतिबंध भी हम लगाते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझ कर ही यह जाना जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय और राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम आज़ादी अगर देते हैं ना तो हम कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, अन्यथा तो आप मन मर्जी से जो है कोई भी काम कर पाएंगे और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे, ठीक है। और फिर ये भी कहते हैं कि जो हम प्रतिबंध लगाते हैं ना तो कौन से हमें प्रतिबंध लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाए जाने चाहिए, कौन से उचित हमने लगाए हैं या अनुचित लगाए हैं, तो उनकी हमें जो है जांच भी करनी चाहिए, ठीक है। और आगे ये कहते हैं कि समाज यानी व्यक्ति और जिसको हमने जो स्वतंत्रता दी है तो कह रहा है कि समाज का अर्थ समुदाय हो या राज्य भी हो सकता है, ठीक है। उसके बीच जो हम व्यक्ति और समाज के बीच जो रिश्ते होते हैं उसकी हम पड़ताल भी करते हैं। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है यह देखना भी जरूरी हो जाता है। क्या देखना जरूरी हो जाता है, कह रहा है यह भी देखना जरूरी होगा समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। यानी समाज में कोई सा काम होता है, कौन सा लक्षण जो है व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता देगा या ठीक है या फिर निर्णय की स्वतंत्रता देगा, तो इसको भी हमें जो है समाज में देखना होता है। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। यानी कौन सा लक्षण
सही है, कौन सा गलत है, किसको हमें जो हटाया जाना चाहिए, किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि हमने जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, और उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। यानी हमें उस सिद्धांत को, जो हमने प्रतिबंध लगाया है, तो कौन सा हमें प्रतिबंध लगाना है, कौन सा हमें हटाना है, ठीक है, आज़ादी को लिए, आज़ादी जो बनी रहे, इसके लिए हमें जो है उसको जो है समूह और राष्ट्र के बीच संबंधों पर भी हम लागू करके देखते हैं। और मित्रों, आगे हम बात करें, बॉक्स में क्या दिया जा रहा है सुनिए। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। यानी भारत में स्वतंत्रता का मतलब क्या लिया गया था, स्वराज लिया गया था, ठीक है। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन भी हो सकता है और स्वयं के ऊपर शासन भी, यानी खुद का शासन भी हो सकता है स्वराज का मतलब, और खुद के ऊपर शासन भी हो सकता है। क्या करा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर ही एक मूल्य है। क्या करा है फ्रेंड्स कि भारत में जो स्वतंत्रता के लिए हमने संघर्ष किया था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और मित्रों आपको मैं बताऊं तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब हमने किया था लाहौर अधिवेशन 1929 का, तो उसी में लाहौर अधिवेशन को ही हमने जो है क्या हमारा उसमें एजेंडा था, यानी हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने उसमें लक्ष्य निर्धारित किया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है, हमने उसमें लक्ष्य निर्धारित किया था पूर्ण स्वराज का। और 26 जनवरी को हमने फिर स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था, ठीक है, आपको पता हो तो। और फिर 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी के दिन को ही फिर हमने आगे जा करके गणतंत्र दिवस के रूप में जो है शामिल किया, यानी गणतंत्र दिवस फिर हमने 26 जनवरी को ही मनाना शुरू किया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमने आज़ादी पाई ना, और हमने आज़ादी जो पाई, हमने स्वराज के आधार पर आज़ादी पाई है। और स्वराज का मतलब भी हमें यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भारत में स्वराज का मतलब है राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर आज़ादी की मांग और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो को प्रेरित किया। यानी आगे जाकर के मित्रों क्या हुआ कि स्वराज जो था वो एक नारा भी बना लिया गया, और फिर इस नारे को दिया जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। क्या करा है मित्रों कि स्वराज का मतलब दो अर्थों में बता रहे हैं। यानी एक तो स्वराज का मतलब कि हाँ हमें आज़ादी मिल जाएगी। भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं, आज़ादी के समय की हम बात कर रहे हैं कि उस समय स्वराज का मतलब क्या लिया कि हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम जो है हमारे देश में खुद शासन चलाएंगे, ठीक है, खुद अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करें कि खुद के ऊपर, यानी स्वयं के ऊपर अपना राज भी होगा, ठीक है। और आगे कहता है कि स्वराज की यह समझ जो है हमें हिंद स्वराज में भी प्रकट हुई, जो हमने गांधी जी ने लिखी, ठीक है। और क्या करा हिंद स्वराज में, क्या कहा उन्होंने, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज, यानी हम अपने ऊपर शासन करना सीख रहे हैं कि क्या हमें कैसे शासन करना चाहिए, ठीक है, और सभी कौन कौन से अधिकार हमें देने चाहिए, तो उन सभी की अगर हम चर्चा करेंगे ना, तो तभी हम जो है तभी हम सीखते हैं कि हाँ स्वराज का मतलब क्या है। और स्वराज का मतलब क्या करा है, स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करेगी। क्या करा है मित्रों, स्वराज का मतलब ये नहीं कि आपको जो है आज़ादी हमने दे दी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब इससे बढ़कर आगे है क्या कि अगर मान लो कोई संस्थाएं आप पर जो है प्रतिबंध लगा रही है, ठीक है, तो उन संस्थाओं से अगर आपको मुक्ति मिल रही है तो उसका फिर हम अर्थ लेते हैं कि हाँ अब आपको जो है पूर्ण स्वराज मिल गया, यानी उसी मनुष्यता से आपको वंचित करती है। यानी वो संस्थाएं अगर आपकी मनुष्यता से आपको वंचित कर रही है तो भी तभी हम जो है उसका पूर्ण अर्थ लेंगे स्वराज का। फिर कह रहा है स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाले संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्वयं और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी जी के हिंद स्वराज में लिखी गई थी। मतलब फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा है कि जो गांधी जी ने हिंद स्वराज में जो स्वराज का मतलब बताया ना, कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसी संस्था आपके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रही है और उससे आपको अगर मुक्ति मिलती है तभी जो है हम स्वराज का मतलब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो स्वराज का उन्होंने मतलब समझाया ना, ये स्वराज का मतलब जो 21वीं शताब्दी जो हमारी चल रही है उसमें भी बहुत ही प्रासंगिक है, ठीक है। जितना प्रासंगिक गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखी थी ना,
उस समय ये जो स्वराज का मतलब जितना प्रासंगिक था, यानी जितना रिलेवेंट था, यानी ठीक है, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। आगे मित्रों क्या कहते हैं कि कह रहा है, आगे कहते हैं, अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम हद तक करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। यानी मित्रों अभी तक वही बात कह रहे हैं और वही बात आगे बढ़ती जा रही है कि जब तक हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ना, ठीक है, तब ही हम जो है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कहेंगे। यानी सामाजिक प्रतिबंधों को हमें हटाना है और जब हम स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता अगर हमारे में होगी तभी हम उसको स्वतंत्रतापूर्वक, यानी उसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे। आगे क्या कहता है, हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। फिर वही बात आ गई कि ये स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है, कि जो प्रतिबंधों की हमने पहले भी बात की थी, यह केवल एक ही पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। कौन सा पहलू है? कह रहा है कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई समूह या समुदाय है, ठीक है, अगर वो अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है, ठीक है, और अपनी दिशा को जो है यानी अपनी दिशा बनाने के लिए अगर वो समर्थ हैं, तो उस परिस्थिति में जो है दूसरा पहलू बताया कि ये जो फिर हम उस परिस्थिति को फिर वापस से क्या कहेंगे कि हाँ जो है इन लोगों को हमने स्वतंत्रता दी है। आगे कहता है, इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्या कह रहा है कि इस अर्थ में, कौन से अर्थ में, कि जो व्यक्ति जो है अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है, यानी किसी भी आगे क्षेत्र में वो बढ़ रहा है, चाहे वो रचनात्मकताशील हो, ठीक है, या संवेदनशीलता, तो इन सभी में अगर वो विकास को बढ़ावा दे रहा है तो फिर हम उसको स्वतंत्रता कहते हैं। आगे कहता है, स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। यानी ऐसा ही समाज स्वतंत्र होगा जहाँ पे जो है न्यूनतम प्रतिबंध होंगे अपने हितों को बढ़ाने के लिए। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग करता है। मित्रों अगर आपको मान लीजिए आज़ादी ही नहीं मिली हुई है तो फिर आपकी जो बुद्धि है निर्णय लेने की, फिर आप उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है एक बहुमूल्य है, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और आगे मित्रों प्रतिबंधों के स्रोतों की आप बात की जाएगी, प्रतिबंध कहाँ कहाँ से आते हैं। और अगर हम बॉक्स की बात करें, लड़के लड़कियों को ये तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। यानी हमसे पूछ रहा है कि क्या लड़के और लड़कियों को ये तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि मुझे जो है इस व्यक्ति से शादी करनी है या मुझे इस व्यक्ति से या इस लड़की से शादी करना है, ठीक है। तो क्या उनको ये आज़ादी होनी चाहिए या फिर अभिभावकों को इस मामले में कुछ दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मित्रों अगर मैं इसका उत्तर दूँ तो बिल्कुल जो है हमने संविधान के द्वारा हमने जो अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 के तहत लड़के और लड़कियों को कि अगर कोई भी लड़का चाहे या लड़की चाहे, ठीक है, तो वो किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, और किसी भी धर्म के व्यक्ति से वो विवाह कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ, ठीक है, तो मित्रों अनुच्छेद 21 है ना बहुत बड़ा है। इसमें एक ही अधिकार हमें नहीं मिले हैं, हमें बहुत से अधिकार मिले हैं। और मित्रों जो मूल अधिकार का हमारा चैप्टर आएगा, ठीक है, उस मूल अधिकार के चैप्टर में भी हमने इस बात के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है और बहुत से मैंने आपको उसमें जो है बहुत से अधिकार मैंने बताए हैं अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो आप जो है मेरे लेक्चर्स को, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, उसको आप देखना बिल्कुल मत स्किप करिएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में जो है समझाने का मैं आपको जो है भरपूर कोशिश उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैंने आपको जो है आसान शब्दों में समझाने का ही प्रयत्न किया है, ठीक है। आगे हम चलें, क्या करा कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ से आते हैं, यानी जो आज़ादी पर हमारी प्रतिबंध लगाएंगे ना, आज़ादी पर जो रोक लगाएंगे वो कहाँ से आएंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बाहरी नियंत्रण और प्रतिबंध इनके माध्यम से हमारी जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकते हैं। यानी कोई भारी, यानी मान लीजिए कोई कानून बना दिया, वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, ठीक है। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार अगर ऐसा कोई कानून ना दे तो हमारे जो आज़ादी है उस पर प्रतिबंध लग जाएंगे, ठीक है, जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। यानी वो कानून फिर हमें ये बताएगा कि हाँ अब देश में शासक जो है शासन कर रहे हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में ने लगाए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्यों के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम बन गई। क्या कह रहा है मित्रों,
ये कहना चाह रहा है कि जो उपनिवेशी शासक थे ना दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने जो है रंग भेद की नीति अपनाई थी और उसी के माध्यम से जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाए। और आगे ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी देश में लोकतंत्र, किसी देश में अगर लोकतांत्रिक सरकार है या वहाँ डेमोक्रेसी अगर काम कर रही है ना, तो फिर वहाँ के जो नागरिक है ना वो शासकों को सबक भी सिखा सकते हैं। कैसे? उनके वो जो शासक हैं जो कानून बना करके लेके आ रहे हैं उन कानूनों पर वो नियंत्रण भी लगा सकते हैं। कैसे? अगले चुनाव में वो जो है दूसरी पार्टी को जो है सत्ता में ले आएंगे और वो जो है फिर जो है वो जो उनकी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जो सरकार है ना, यानी किसी भी देश में लोकतंत्र जो होता है या लोकतांत्रिक जो सरकार है वो लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आवश्यक बन गई है। यानी अगर आपको स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, ठीक है, तो आपके देश में लोकतंत्र होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन है ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि सरकार ही नहीं लगाती प्रतिबंध लोगों पर, यानी लोगों की आज़ादी पर, ठीक है। जो सामाजिक असमानताएं होती है, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर और पैसों के या आर्थिक आधार पर हम जो लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं यानी भेदभाव करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है बाहरी प्रतिबंध होते हैं लोगों की आज़ादी पर। तो यही बात यहाँ पे करें। और क्या करें आगे सुनिए, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्या करें कि क्यों हमें आज़ादी पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। और मित्रों सरल शब्दों में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम आज़ादी के अगर प्रतिबंध ना लगाएं तो मनमर्जी आप फिर करने लगोगे और फिर आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगोगे, ठीक है। तो देश में जो है दंगे फसाद होंगे और देश की जो डेमोक्रेसी है वो फिर अस्थायी रहेगी। इसके अलावा जो है देश में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित नहीं होगा। जो हमने स्टेट वेलफेयर या जो लोकतांत्रिक गणराज्य की हम बात करते हैं कि राज्य का कर्तव्य कि वह लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था करेगा, मैंने आपको डीपीएसपी में भी बताया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी हम इसकी बात करते हैं कि राज्य का कर्तव्य होता है कि वो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेगा। और इसी के कारण जो हमने अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हमने डीपीएसपी बनाए हैं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा कर रहे थे कि हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। क्या कह रहा है? ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहाँ कोई प्रतिबंध ही ना हो, यानी प्रतिबंध तो होंगे ही होंगे। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है। क्या कह रहा है? हमें जरूरत भी है प्रतिबंधों की, नहीं तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। मैंने आपको बताया कि दंगे फसाद समाज में होंगे और लोकतंत्र जो है फिर खतरे में पड़ जाएगा। आगे क्या कहता है? लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव होगा, ठीक है। लोगों के मत अलग होंगे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं यानी जो उनकी इच्छाएं हैं उन्होंने उनमें टकराव होगा। वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, यानी साधन जो है यानी जो सुविधाएं हैं वो कम ही रहेंगी और जो है फिर वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी यानी कंपटीशन होगा। समाज में फिर जो है ऐसे असमानताएं बढ़ेगी। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं, तो और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। क्या कह रहा है? हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। क्या कह रहा है मित्रों कि हम जो है कई बार ऐसे मुद्दे देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? कि गाड़ी चलाते समय ही कई बार जो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और पार्किंग में क्रोध होता है, ज़मीन और मकान के विवाद भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। नहीं मित्रों, ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, इन लड़ाइयों पर हमें जो है रोक लगाने और ये लड़ाइयाँ कम हो, ठीक है, विवाद कम हो, तो इन विवादों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, ठीक है। और जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान न करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि एक जो आदर्श समाज है, यानी एक आइडियल यहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही है कि आदर्श रूप में हम देखें ना कि ऐसा समाज कि जहाँ पे जो है सभी को विचार यानी अपनी जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। वो कैसे जीवन जीना चाहते हैं, उनकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं, अगर वो इन इच्छाओं को पालन करने में अगर समर्थ हैं, ठीक है, तो उस समाज को जो है फिर हम एक आदर्श रूप में देखते हैं। और क्या कहते हैं आगे कि अगर हमें आदर्श समाज का निर्माण करना होता है ना,
तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमें प्रतिबंध भी बनाने पड़ते हैं ताकि जो है एक आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकें और समाज में जो एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित कर सके। ठीक है। और फ्रेंड्स, बॉक्स की हम अगर फिर से चर्चा करें, क्या करा है, स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या विचार दिए थे, तो उसी की अब हम चर्चा कर लेते हैं। क्या करा है, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। क्या करा है कि अगर हम क्रांति लाना चाहते हैं विचारों में, ठीक है, तो हमारे सामने एक जो है ऐसा आदर्श भी होना चाहिए, यानी एक ऐसा प्रेरणा स्रोत भी होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को उत्साह से, उमंग से, आशाओं से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। यानी अगर हमें ये काम करना है ना, कौन सा, कि हमें जो है हमारा जीवन अच्छा रहे, हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं हम उनकी पूर्ति कर सकें, ठीक है, उत्साह हमारे जो है जीवन में हो, उमंग हो, हम नई ऊंचाइयों को हासिल करें, तो उसका जो है यानी इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कह रहा है कि हम जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं स्वतंत्रता के माध्यम से। यानी कौन सा वो आदर्श है जो प्रेरणा स्रोत की यहाँ पे बात की जा रही थी, तो वो है स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे अर्थ हैं। क्या है, हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो, और सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं, स्वतंत्रता का मतलब समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति और समाज की, यानी वो स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज की है, अमीर और गरीब को भी मिली हुई है, स्त्री और पुरुष को मिली हुई है, और सभी लोग, चाहे वर्ग हो, किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो, उन सभी को स्वतंत्रता अगर मिली है तो वही सर्वांगीण स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामों से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों, सामाजिक असमानताओं का अंत, और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। क्या कह रहा है कि जो स्वतंत्रता की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, उस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होगा कि हाँ हमें राजनीतिक गुलामी मिल गई है, यानी राजनीतिक गुलामों से हमें मुक्ति मिल गई है। उसका मतलब तो क्या क्या होगा कि समाज में और हमारे देश में जो है समान संपत्ति का बंटवारा है, ठीक है, जातिगत असमानता ही नहीं है, सामाजिक असमानता ही नहीं है, और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता भी हमारे देश में नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम उसका मतलब समझते हैं कि हाँ जो है यह सर्वांगीण स्वतंत्रता हमारे देश में है। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वतंत्र स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। क्या करा मित्रों कि ये जो मैंने अभी बात की, किसकी कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की, मैंने जो अभी यहाँ पे बात की स्वतंत्रता के बारे में, ये आपको एक आदर्श लग सकता है। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो भैया कभी भी जो है स्थापित नहीं हो सकता, तो ये एक सपना आपको लग सकता है, लेकिन वास्तव में आप देखोगे ना तो यही एक जो है वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही एक आदर्श जो है हमारी जो आत्मा है कि हाँ हमें जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो वही एक हमारी जो है भूख मिटा सकता है। कौन सा, ये जो स्वतंत्रता की यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी बात कर रहे हैं। और कहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी, 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस जी ने भाषण दिया था, कहाँ दिया था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। मित्र, मैंने अभी आपको चर्चा की थी लाहौर अधिवेशन के बारे में, जहाँ पे हिंद जो पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट निकल करके आया था, और उसी को आगे जा करके फिर जो है हमारे देश में, यानी उसी दिन जो है स्वतंत्रता दिवस पहला भारत का मनाया गया था आज़ादी से पहले। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करें तो क्या कह रहा है, सुनिए कि लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। यानी किनके लिए, इस समाज की आदर्श जो समाज हमें निर्माण करना है, उस आदर्श समाज के निर्माण के लिए हमें कुछ प्रतिबंध भी आवश्यक होंगे। ठीक है, कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास, मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सबका विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या इनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं। क्या करा है फ्रेंड्स कि हमें जो है एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमें यह भी जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मतों के अंतरों को स्वीकार कर लें। यानी अगर मान लीजिए कि कहीं पे विचार और विश्वासों में या मतों में अगर अंतर निकल करके आ रहा है तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे क्या कहता है, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। क्या कह रहा है मित्रों, वही प्रतिबंधों की बार बार बात आ रही है कि हमें जो है
समाज में आदर्श समाज के निर्माण करने के लिए और सभी को एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सभी को जो है एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो यानी कि स्वतंत्रता की यहाँ पे जो है कुल मिलाकर बात की जाती है कि अगर आपको स्वतंत्रता हमें देनी है तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रतिबंध हमारे लिए होने चाहिए। ठीक है, बार बार यहाँ प्रतिबंधों की बात निकल करके आती है। और आगे कहते हैं बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या करा मित्रों कि अगर मान लो कोई ऐसी गलत परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में हमें जबरन जो है किसी विचारों पर यानी किसी विचार को मानने के लिए हमें जो बाध्य किया जा रहा है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो है हमें हमारे जो कानून है यानी हमारी जो स्वतंत्रता है उसको जो है रक्षा करने के लिए हमें कोई कानून भी हमें उसमें जो है ज़रूरी हो जाता है। यानी हमारे लिए उस समय कोई कानून भी होना चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है किसी मत या विचार को मानने के लिए। आगे क्या कहते हैं सुनिए, हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण और कौन सा नहीं। यानी मित्रों हम प्रतिबंध तो चाहते हैं कि वाकई में प्रतिबंध होने चाहिए स्वतंत्रता पर, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा प्रतिबंध सही है और कौन सा गलत। आप जो है भैया प्रतिबंध लगाए जा रहे हो, आपको यही पता नहीं है कि हमने प्रतिबंध लगा दिया सही है या गलत है, हमारे देश के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, देश के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने ये तो पहले जान लिया होता, इसका तो आपने पहले विश्लेषण किया होता। ठीक है, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या यह किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ देना चाहिए। यानी मित्रों सरकार की यहाँ बात की जाती है कि ऐसी कौन सी सत्ता है कि वो हमें बता सके कि हाँ जो है कौन से क्षेत्रों पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, कौन से क्षेत्रों को हमें जो है यानी कौन से क्षेत्रों पर हमें जो है प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, यानी हमें उनको मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने आज आपके समक्ष रखा अध्याय दूसरा। ठीक है, आज अध्याय दूसरा का पार्ट 1 है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 40 से ज़्यादा मिनट हो चुकी है। ठीक है, तो एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, आगे के भाग के साथ, और आगे के भाग में हम जो है क्या चर्चा करेंगे आज मैं आपको बता दूं। हानि सिद्धांत जो निकल करके आता है, यानी मैंने पहले ही आपसे चर्चा की थी शुरुआत में कि आज जो है हम क्या क्या जानेंगे, तो एक हानि सिद्धांत की बात निकल करके आई थी, तो उस हानि सिद्धांत के बारे में हम जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे अगले अध्याय में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, और मित्रों पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के जो लेक्चर्स हैं और जो डलते जा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, चैनल पर मेरे, तो उन सभी को आप जो है बारी बारी से देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और मैं मित्रों बहुत ही जो है सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, और एक एक शब्द है। ठीक है, और अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं ना तो आसानी से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मित्रों हमें जो है लेक्चर तो मिल जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन हमें जो लिखने के लिए वहाँ पे मटेरियल नहीं मिलता। ठीक है, तो वो जो मटेरियल मैंने आपको उपलब्ध करवाया है ना, आसानी से आप जो है मित्रों बहुत ही सरल तरीके से आप जो है नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले भाग के साथ, भाग दूसरा, हमारा अध्याय दूसरा भाग दूसरे में हम मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।